हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो पिछले साल का मॉडल पेपर था 2022 के एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो आपको सॉल्व करवा चुके हैं 2 सेट। और आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मॉडल पेपर 2023 में जारी किया गया है। इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में है और अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन क्लास 11th का स्टार्ट हो गया है, तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं और क्लास 11th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग उन्हें 5 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का जारी करेगा विथ वीडियो के साथ। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग दे देंगे। अगर किसी बच्चे को इसका सॉल्व किया हुआ पूरा का पूरा 250 क्वेश्चन का PDF चाहिए, जिसमें पूरा आंसर किया हुआ है, PDF लेक्चर तो अलग है, पूरा वीडियो और पूरा PDF चाहिए 5 का 5। इसका मतलब अगर एक सेट में 40 क्वेश्चन होता है तो 5 मॉडल सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं, और पाँचों मॉडल सेट में 5 × 40 करेंगे तो 200 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रहेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 200 क्वेश्चन पूरा चाहता है कि सर हमको PDF में एक जगह मिल जाए, अलग अलग ना हो, इसको बार बार लिखना ना पड़े, तो उसके लिए मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का ऐप इंस्टॉल कीजिए। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा, आपके सामने क्लास 11th का स्टडी मटेरियल मिलेगा और मात्र 30 रुपये पेमेंट करके आप स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे यूज़र नहीं हैं, फ़ोन पे यूज़ नहीं करते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कर देंगे, हम आपको एप्लीकेशन में जोड़ देंगे और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो सारा का सारा PDF भी स्टडी मटेरियल फॉर्म में वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जारी किया है, उसके अकाउंट्स सब्जेक्ट का। इसी तरह से अभी जैसे हम लोग दो वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप तक लगातार वीडियो पहुंचते रहे। 2 वीडियो अकाउंट्स का डाल चुके हैं और 3 वीडियो लगातार जाएगा आपके पास। एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन में 3 वीडियो लगातार आपके पास जाएगा। तो एक सब्जेक्ट का 5 सेट होगा। फिर बिजनेस स्टडी के ऊपर चढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर ETP है, फिर CA है, और फिर इंग्लिश हिंदी जो भी रहेगा। उस तरह से आपके पास मॉडल पेपर लगातार जाते रहेंगे। लेकिन सारे मॉडल पेपर पब्लिक नहीं रहेंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर है जो प्राइवेट रहेंगे। कुछ मॉडल पेपर आपके पास वीडियो के फॉर्म में पब्लिक होगा, लेकिन सारा का सारा पब्लिक नहीं होगा। उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग इंस्टॉल करना होगा, वहाँ से परचेज़ करना होगा 30 रुपये पे करके। तो आपके पास सारे के सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आज जो हम लोग उस सिलसिले में चल रहे हैं, वो 2023 एग्जामिनेशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको सबको मालूम है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसका मतलब है कि 40 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना है। सारे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें आपको सही एक विकल्प को चुनना होगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पुस्तक पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट बुक कब पब्लिश हुआ था बुक कीपिंग का, तो 1494। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि 1494 में पहला बुक छपा था। कौन थे फादर? तो लूका पेसोली थे। देखिए हम लोग पूरा डिटेल पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं कि खाली यही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। लूका पेसोली फादर है डबल एंट्री सिस्टम के, बुक कीपिंग के फादर हैं लूका पेसोली। कब ये डेवलप किए थे? 1494 में। कहाँ के थे? इटली के थे। किसके विद्वान थे? मैथमेटिक्स के विद्वान थे। तो लूका पेसोली मैथमेटिक्स के विद्वान थे, इटली के थे, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम या बुक कीपिंग को सबसे पहली बार लाया। कब लाया? 1494 के थे। कोई दिक्कत है? अब पूछता है किस शहर के थे इटली में? तो वेनिस शहर के थे। किस शहर के थे? वेनिस। तो 5 क्वेश्चन हम लोग समझ गए। लूका पेसोली फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। कब डेवलप किए थे? 1494 में डेवलप किए थे। कौन से देश के थे? इटली के थे। इटली के कौन से शहर के थे? वेनिस शहर के। कौन से सब्जेक्ट के विद्वान थे? तो मैथमेटिक्स के विद्वान थे। 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है लेखांकन की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज़, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग का लैंग्वेज कौन है? तो बोलता है मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा अच्छे समझिएगा, मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मुद्रा जो है वो लेखांकन की भाषा है और अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक से समझिएगा। बोलता है कि मनी जो है वो लैंग्वेज है, किसका लैंग्वेज है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग समझना होगा तो पैसे को समझना होगा। अगर आप अकाउंटिंग समझना चाहते हैं तो पैसा समझो पहले, रुपया पैसा क्या होता है। और अगर आप बिजनेस समझना चाहते हैं, सर बिजनेस समझने के लिए आपको अकाउंटिंग समझना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मनी जो है वो किसका लैंग्वेज है?
मनी लैंग्वेज है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का। तो याद रखिएगा कि अकाउंट मतलब मनी जो है अकाउंटिंग का लैंग्वेज है, और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का लैंग्वेज है। इस चीज़ को अच्छे से समझना है इस लोग को। यानी अकाउंटिंग के लिए मनी पढ़ना जरूरी है, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी है। तो बोलता है मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन की भाषा मुद्रा है और व्यवसाय की भाषा लेखांकन है। ये दो चीज़ आपको पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बच्चा लोग सबसे ज़्यादा रटता है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तीसरा पूछ रहा है लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है? लेखांकन क्या है? आर्ट है, साइंस है? तो बताइए। लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी, इसलिए दोनों आएगा। लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी, इसलिए दोनों आएगा। लेखांकन आर्ट भी है और साइंस भी, याद रखिएगा। आपको पूछ देगा कि लेखांकन आर्ट है तो बिल्कुल हाँ, साइंस है बिल्कुल हाँ, तो दोनों सही है, तो इसलिए दोनों आंसर सही होगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? इसमें से कौन सा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन नहीं है? कौन सा है जिसको बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन हम नहीं मानेंगे इसमें? तो एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर नहीं आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है। बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन में कौन नहीं आता है? तो याद है कि कंजर्वेटिज्म। ये बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, ये पुरानी अकाउंटिंग एजम्पशन है, बहुत पुराना। कंजर्वेटिव मतलब ये होता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुराना, ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। उसके नीचे लिखा है एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग के कौन से तरीके को अपनाता है? बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन जो होगा वो चारों में से कौन सा करता है? वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, टैक्स करता है, फाइनेंस करता है या कॉस्ट करता है? तो एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन मिलता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करेगा? तो जो फैक्ट्री चलाएगा, जो सामान बनाएगा, जो किसी सामान का प्रोडक्शन करेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। टैक्स वाला लोग, बिजनेसमैन टैक्स अकाउंटिंग नहीं करता है, ये तो सरकार के यहाँ चलता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बिजनेसमैन नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन करता है वो फाइनेंशियल करता है। जो आप आज तक पढ़े हैं, अभी तक जो आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हैं, याद रखिएगा। आप कॉस्ट नहीं पढ़े, टैक्स नहीं पढ़े, मैनेजमेंट नहीं पढ़े, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे बिजनेसमैन करते हैं। हाउ मेनी कॉलन आर देयर इन अ जर्नल? इसको कोई बताने की जरूरत नहीं। जर्नल में कितने कॉलन होते हैं? 5 कॉलन होते हैं। पहला कॉलन होता है डेट का, दूसरा कॉलन होता है पार्टिकुलर, तीसरा होता है LF, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। 5 कॉलन होते हैं जर्नल में। जर्नल जब भी हम बनाते हैं तो 5 कॉलन होते हैं। आगे बोलता है व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। अगर बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से माल निकाल लेता है तो क्या डेबिट करेंगे? एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से माल निकाल लेता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अपने बिजनेस से माल निकालेगा बिजनेसमैन, तो एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज लिख सकते हैं या स्टॉक लिख सकते हैं ना। तो पूछ रहा है क्या डेबिट होगा? अगर आप अपने ही दुकान से माल निकालेंगे तो ड्राइंग डेबिट होगा। पढ़िए ड्राइंग कहाँ है, देखिए सी में ड्राइंग है। अच्छा पूछ देता है क्या क्रेडिट होगा? तो परचेज क्रेडिट होगा। कुछ भी पूछ सकता है, अगर डेबिट पूछ दिया तो ड्राइंग और क्रेडिट पूछ दिया तो परचेज। तो ये आपको याद रखना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, और याद रखना है यहाँ पे गुड्स भी लिखा जा सकता है। परचेज की जगह पे आप गुड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सारे लोग जानते हैं कैश पर्सनल अकाउंट में कौन आता है? जिसमें पर्सन आता है, एक व्यक्ति आता है। तो कैश तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं। एक बैंक है तो कैश कोई बैंक नहीं है। फर्म है तो कैश कोई फर्म नहीं है। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हो और बेच सकते हैं, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। कोई दिक्कत है? कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सब रियल अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है, ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। यानी लेजर में जो बैलेंस बनाते हैं, लेजर जो बनाते हैं, तो लेजर के बैलेंसेस का एक लिस्ट है। एक जगह पे सारा लेजर का बैलेंस लिखा होता है, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो ट्रायल बैलेंस कोई खाता नहीं होता है, इसलिए इसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल में नहीं बांटा गया है। इसको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हम लोग बोलते हैं, शेषों की सूची बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बोलता है ट्रायल बैलेंस क्या है? फिर पूछ दिया ट्रायल बैलेंस क्या है, तो खाता तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक विवरण है। ट्रायल बैलेंस खाता नहीं हो सकता, प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, लेजर नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस एक विवरण है। किसका विवरण है?
तो लेजर अकाउंट्स का विवरण है, जो लेजर हम लोग बनाते हैं उसके खाते का विवरण है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक विवरण है डेबिट और क्रेडिट शेषों का, वो हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। आगे बोल रहा है संपत्ति का खाता, बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। संपत्ति का खाता हमेशा क्या होगा, तो याद रखिएगा एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। एसेट्स हमेशा क्या होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। संपत्ति हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस रखता है। डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन मेरा व्यय है। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मेरा व्यय है, याद रखिए खर्चा है। डेप्रिसिएशन को हम खर्च मानते हैं और प्रोविज़न नहीं होता है, डेप्रिसिएशन खर्च है हमारा। डेप्रिसिएशन के लिए अगर प्रोविज़न करते तो अलग चीज़ है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च होगा। डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस मानेगा और इसीलिए एक्सपेंस मानने के कारण हम लोग इसको डेबिट में लिखते हैं। किस खाते के डेबिट में लिखते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। कोई दिक्कत है, पीएल अकाउंट के डेबिट में। और एसेट्स डेबिट बैलेंस रखता है, ये बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। सब कॉन्सेप्ट पता है ना सब लोगों को, घटेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट। ये बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग आप लोगों को साथ ही साथ करवाते चले जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन का अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाए तो डेप्रिसिएशन गोज टू, बताइए अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाए डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन समान होगा। डेप्रिसिएशन जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नहीं, डेप्रिसिएशन पहले में 10,000 लगेगा तो दूसरे में भी 10,000 लगेगा, तीसरे में भी 10,000 लगेगा, चौथे साल में भी 10,000 लगेगा, हर साल 10,000 लगेगा। तो डेप्रिसिएशन हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाया जा रहा है तो डेप्रिसिएशन हमेशा कांस्टेंट होगा। एक डेप्रिसिएशन मतलब एक बार जो निकाल लेते हैं, आप लोग जब पढ़ रहे थे तो देखे होंगे कि जब हम एक बार डेप्रिसिएशन निकालते थे उसी डेप्रिसिएशन को हर साल इस्तेमाल करते थे। तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब बोलेगा तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज करता है, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल कम होता चला जाएगा। तो अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है तो डिक्रीजिंग इसका आंसर हो जाता है। अच्छा, ज़मीन का भूमि का जो लाइफ है वो क्या है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड? ज़मीन कितने साल तक चलेगी किसी को मालूम है? तो देखो अनलिमिटेड किधर है, ये है अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं सर। ज़मीन का कांस्टेंट सीमित सवाल ही नहीं, ज़मीन कब तक चलेगा इसका कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है ये। इसलिए ज़मीन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ज़मीन अनलिमिटेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे आ गया, हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अभी बता चुके हैं कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम को कौन लाया। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम को लाने वाले, अब यहाँ देखो लुकास लिख देता है लोग लुका है, ठीक है, लुका पेसोली है, एक से एक लोग हैं, कहाँ छाप देता है पता नहीं। लुका पेसोली है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम को किसने इन्वेंट किया है, लुका पेसोली ने इन्वेंट किया है। तो लुका पेसोली ही डबल इंटरेस्ट सिस्टम को इन्वेंट करने वाले हैं। आगे बोलता है चालू व्यवसाय की धारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई अस्तित्व में रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस। बताइए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक। तो देखो तो डिफिनिट पीरियड, निश्चित समय नहीं, टेम्पररी पीरियड नहीं, परमानेंट पीरियड नहीं, इनडेफिनिट पीरियड। बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, यानी जितना साल आप सोचते हैं उतने साल तक बिजनेस चलता रहे, ऐसा बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब चालू व्यवसाय अवधारणा का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहता है। ऐसे अवधारणा को हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और ये किस पर डिपेंड होता है, इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहना चाहिए आपकी संपत्ति, तब हम मानेंगे कि आपका व्यवसाय चालू व्यवसाय अवधारणा को फोकस करता है। बोलता है बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बताइए बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा बैंक पर्सनल के अंदर आता है। जितने भी बैंक खाते होते हैं पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक खाता किसी न किसी एक पर्सन का होता है, इसलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। बोलता है इसमें से किसका एंट्री नहीं करते हैं, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट का, बोथ और नॉन ऑफ दीज। तो आप सब लोगों को मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को टोटल अमाउंट में माइनस करके हम लोग लिखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, बोथ तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई हो नहीं सकता। कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते हैं। आगे बोल रहा है कि व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड, जब तलपट का दोनों साइड यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाता है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में नहीं मिलता है तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। क्या खोला जाता है, सस्पेंस। जब भी ट्रायल बैलेंस तलपट का
दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर नहीं मिलता है तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, वहाँ हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। कोई दिक्कत है? जब भी तलपट का दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर नहीं मिलता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। आगे लिखा है रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉमिनल प्रॉफिट। नॉर्मल अगर प्रॉफिट आ रहा है, सामान्य लाभ अगर आ रहा है तो सामान्य लाभ से कौन सा संचय बनता है? तो सामान्य लाभ से सामान्य संचय बोलता है। ठीक है। कैपिटल रिजर्व बनने के लिए कैपिटल प्रॉफिट होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व बनने के लिए कैपिटल प्रॉफिट होना चाहिए। रिजर्व फंड यहाँ बनेगा नहीं, स्पेशल प्रॉफिट अगर कहीं रहेगा तो स्पेसिफिक रिजर्व। तो सामान्य लाभ से जो प्रॉफिट रिजर्व बनता है वो रिजर्व सामान्य रिजर्व कहलाता है, जनरल रिजर्व कहलाता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। बिल्स पेबल भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर शामिल किया जाएगा। बिल स्वीकार करने वाले को क्या कहा जाता है? जो बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल स्वीकार करता है, उसको क्या करते हैं? दो पार्टी होता है, ड्रॉवर और ड्रॉवी। तो जो व्यक्ति बिल को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको ड्रॉवी बोलते हैं। और जो बिल लिखता है उसको क्या बोलते हैं? बिल लिखने वाला ड्रॉवर, बिल को स्वीकार करने वाला ड्रॉवी, और जो पैसा लेता है उसको पेई बोलते हैं। और जिसको हम बिल बेच देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंडोर्सर। इंडोर्सर मतलब जो व्यक्ति अपना बिल बेचेगा, इंडोर्सर, और जिसको बेचा जाएगा उसको इंडोर्सी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्वीकार करता है जो बिल को। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस है या ऑर्डर है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है। अगर प्रॉमिस नोट पूछता है ना तो प्रॉमिस नोट प्रॉमिस है। प्रॉमिस नोट में हम प्रॉमिस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बिल में ऑर्डर देते हैं कि मेरा पैसा आ जाना चाहिए, क्योंकि हम माल बेचे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको ऑर्डर देंगे। विनिमय पत्र के पक्षकार होते हैं, बताइए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? इसको आगे हम लोग देखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। तो ऑप्शन तीनों दिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर है, ड्रॉवी है एंड पेई है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं ये पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, पेई होता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है, परंतु इसे किससे वसूला जाता है? मान लो कि हमारे पास बिल है, बिल डिजॉनर हो गया, तो नोटिंग चार्ज तो हम ही भरेंगे, लेकिन हम वसूलेंगे किससे? तो बिल का जो नोटिंग चार्ज है वो हमेशा ड्रॉवर पे करता है, लेकिन वसूलता है ड्रॉवी से। ड्रॉवर पे करता है, पे कौन करेगा? ड्रॉवर, लेकिन वसूलेगा किससे? ड्रॉवी से, क्योंकि बिल तो अच्छा ठीक है, वसूला जाता है किससे ये पूछ रहा है ना? ठीक है, वसूला तो ड्रॉवी से जाता है। ड्रॉवर के पास हाथ में बिल रहता है, तो ड्रॉवर बेचारा डिजॉनर होता है तो ड्रॉवर पे करना पड़ता है, जिसके हाथ में बिल है उसको पे करना पड़ता है, लेकिन वसूलता किससे? ड्रॉवी से। और आप देखते होंगे कि जब बिल डिजॉनर होता था तो नया बिल जो लिखा जाता था उसमें नोटिंग चार्जेस जोड़ के लिखा जाता था। आगे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ट्रेडिंग हो या पीएल हो, सब नॉमिनल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हो या पीएल अकाउंट हो, सबका सब कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि सकल लाभ ज्ञात करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। जब आपके पास सकल लाभ की दर 20% किस पर दिया है? बिक्रे पर, सेल पर है, और लागत दिया है। इसका मतलब पहले समझिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट दिया है 1,20,000, कॉस्ट कितना दिया है? 1,20,000। और प्रॉफिट जो है ना वो है 20% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट है। और आपको पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, तो सिंपल हम लोग बताए थे कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना हो और आपके पास कॉस्ट दिया है तो निकालेंगे कॉस्ट इनटू रेट बाई 100 माइनस रेट। आपको फॉर्मूला बताए थे ये, जब कॉस्ट दिया रहता है तो माइनस कर देते, तो कॉस्ट कितना निकल गया? 1,20,000 इंटू रेट कितना परसेंट? 20/120। 100 में से 20 लेस होगा तो 80 हो जाएगा। तो 20 चौके 4 से काटो 30,000, तो 30,000 इसका सही आंसर जवाब होगा सी। ऐसे आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेगा सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बताएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा डालेगा। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, हो गया होगा।
आगे बोलता है क्रय किए हुए माल की ढुलाई पर भाड़ा को दिखाया जाता है। अगर हम सामान खरीदते हैं और ख़रीदते समय कोई खर्चा पेमेंट करते हैं, भाड़ा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। सामान खरीदते हैं और उसका भाड़ा देते हैं तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। कहाँ दिखाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कैरेज इनवर्ड को कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में दिखाते हैं। कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएल में दिखता। आगे बोलता है द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन। फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं? फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों। फाइनल अकाउंट पूछ रहा है मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों क्यों बनाते हैं? तो भैया प्रॉफिट, कैपिटल, प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यानी ट्रेडिंग, पीएल बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए और बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो ये सही जवाब है कि फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तीस नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइनल अकाउंट क्या है? अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है, अकाउंट एंड स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा फाइनल अकाउंट के अंदर अकाउंट और स्टेटमेंट मिलेगा। ट्रेडिंग, पीएल हमारा अकाउंट होगा और बैलेंस शीट हमारा स्टेटमेंट होगा। इसलिए प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बताइए प्रीपेड रेंट अगर है तो बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे इसको? तो प्रीपेड रेंट हमारा एसेट ना होता है और प्रीपेड रेंट हमारा करेंट एसेट होता है। याद रखिएगा प्रीपेड रेंट कौन सा एसेट होता है? करेंट एसेट। प्रीपेड का मतलब क्या है? एक साल के अंदर इसका पैसा हम लोगों को वसूल कर देना। तो प्रीपेड रेंट हमारा करेंट एसेट होता है। आगे लिखा है 32 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है? निम्न में से कौन सा, 32 नंबर में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता? तो याद कीजिएगा आप कभी भी ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी नहीं दिखाएंगे, इसको बैलेंस शीट। बाकी ये पीएल में जाता है, पीएल में जाता है, पीएल में जाता है। आगे लिखा है तलपट में अदद मजदूरी को दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस को ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे शो किया जाता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस को ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे शो किया जाता है बताइए? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को ट्रायल बैलेंस में जो शो किया जाता है वो कहाँ से शो किया जाता है? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। कहाँ पे शो होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, ट्रायल बैलेंस में। 34 नंबर में बोलता है लेखांकन प्रतिवेदन की कौन सी गुण होनी चाहिए? अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जो होगा उसमें कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होगा, रिपोर्टिंग रिलेवेंस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, इसका डी ऑप्शन सही है। तीनों होना चाहिए, रिलेवेंस भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए। पूर्णता भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए, उपयुक्तता भी होनी चाहिए। टैली क्या है? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। याद रखिएगा टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। चलते हैं नेक्स्ट में। बोलता है निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है? लेखांकन सूचना प्रणाली जो है उसका उद्देश्य क्या है? लेखांकन सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या माना जाएगा? तो बताइए लेखांकन सूचना प्रणाली का उद्देश्य इसमें से क्या माना जाएगा? पहला एडवर्टीजमेंट माना जाएगा, रिक्रूटमेंट माना जाएगा, स्टॉक कंट्रोल। तो लेखांकन सूचना प्रणाली जो होती है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS। तो AIS का मेन काम होता है स्टॉक कंट्रोल, कि जितना मेरे पास स्टॉक है उसको कंट्रोल करना, उसको हिसाब रखना है। तो स्टॉक कंट्रोल सबसे मेन काम होगा। लेखांकन सूचना प्रणाली का सबसे मुख्य काम होगा स्टॉक कंट्रोल करना। कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या, अगर कंप्यूटर से लेखांकन हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो बोलता है बहुत खर्चा पड़ता है सर, बहुत खर्चा पड़ जाता है कंप्यूटर से अकाउंटिंग करने में। तो कंप्यूटर से अकाउंटिंग करना थोड़ा एक्सपेंसिवनेस हो जाता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट, याद रखिएगा 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, कहलाते हैं। जो तथ्य लिखे जा सकते हैं जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो तथ्य लिखे जा सकते हैं जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। जो तथ्य लिखे जा सकते हैं जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। और लास्ट क्वेश्चन है डेटाबेस प्रबंध प्रणाली क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो ये हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 40 क्वेश्चन के साथ हम लोग 120 क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आप पीछे के 2 वीडियो में देखिए, ये लेक्चर 3 है और 2 लेक्चर और जाएगा, तो
5 लेक्चर हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, और इसी तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट का 5-5 लेक्चर लेके जाएंगे। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, तो आप देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।